नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। इस समय बिहार के सियासत में एक बड़ा भूकंप आने वाला है और वो भूकंप क्या है उस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। और इस बार नीतीश कुमार के पलटी मारने से केवल बिहार के सियासत में भूकंप नहीं आएगा, बल्कि ये भूकंप देश के सियासत में भी आ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 13 सांसद है और ये जो सांसद है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एनडीए गठबंधन के लिए। नीतीश कुमार के पार्टी के पास 13 सांसद है और एनडीए के टोटल सीट अगर 298 हो तो उसमें नीतीश कुमार के 13 सांसद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूरा खेल को अगर आज हम आपको बताएं तो पूरी राजनीति को आज आप समझ लीजिएगा। नीतीश कुमार के जाते ही एनडीए के 13 सीट कम हो जाएंगे, एनडीए के 13 सांसद कम हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबतें यहीं से शुरू हो जाएंगे। उधर से चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो अगर पलट गए तो खेल ही पलट जाएगा, पूरा खेल बदल जाएगा। इधर इसके अलावा आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट है वो भी अब बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ की स्थिति भी, महाराष्ट्र की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान की स्थिति लग रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में। उस पर हम फिर चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन तस्वीर क्या है तो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और नीतीश कुमार क्यों पलटी मारेंगे वो हम आपको बताएंगे। वैसे नीतीश कुमार के पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होगा। 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन इसके बाद उस बैठक में नीतीश कुमार अपनी पार्टी से जुड़े कई अहम फैसला लेने जा रहे हैं, जिसमें सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे उस बैठक में। और दूसरी कहानी आपको बता देते चले कि जनवरी 24 में जब अमित शाह नीतीश कुमार को साथ लाए थे तब एक खास समझौता हुआ था और नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी। उस शर्त क्या है तो उससे भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं साथियों। ने शर्त रखा था बिहार विधानसभा को भंग करना और बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करवाने का, जिसे बीजेपी ने यह कह के टाल दिया कि जब हरियाणा में चुनाव होगा, जब झारखंड में चुनाव होगा, जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तब हम बिहार में भी चुनाव करवा लेंगे। उधर इंडिया गठबंधन से लगातार नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा है और जोश जोश में आकर केसी त्यागी जो हैं उन्होंने ये बता दिया कि नीतीश को प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया। केसी त्यागी के उस बातों को जेडीयू ने बाद में खंडन भी किया, लेकिन केसी त्यागी जो बोलते हैं वो केसी त्यागी नहीं बोलते हैं, बल्कि जो नीतीश कुमार को बुलवाना होता है वो केसी त्यागी से बुलवाते हैं। और नीतीश की राजनीति इसी तरह का होता है और नीतीश की राजनीति को जो समझते हैं वो बखूबी इस बात को जानते हैं। नीतीश कभी खुलकर खुद नहीं बोलते हैं, बल्कि नीतीश अपने करीबियों से बुलवा देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सियासत को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझिए। अमित शाह ने जो वादा किया उस वादे को अमित शाह डटे नहीं रहे। अमित शाह अब ये कहते हैं कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होगा तब हम बिहार में विधानसभा चुनाव करवा देंगे, जिसे नीतीश कुमार स्वीकार करने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा, आपने कहा था जनवरी में जब हमारे साथ आए थे तब आपने कहा था कि हम लोकसभा के साथ करवा देंगे, फिर आपने कहा कि जून जुलाई में करवा देंगे। उसके बाद अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि जून जुलाई में बिहार विधानसभा चुनाव करवा दिया जाएगा। लेकिन परिस्थिति वैसा नहीं था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटके लग गए और बीजेपी इस समय चुनावी मैदान में नहीं जाना चाहता है। आपको ये बता देना चाहते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही बिहार में विधानसभा सीटों के लिए सर्वे भी कर लिया, किस प्रत्याशी को टिकट देनी है या किस प्रत्याशी को टिकट नहीं देनी है, ये भी बीजेपी ने तय कर लिया था। समस्या यहाँ आ गई कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता, 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत जाती, तो उस परिस्थिति में बीजेपी जून जुलाई के महीने में ही विधानसभा का चुनाव करवा देता। और दूसरा शर्त जो नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने रखा था, उस शर्त को भी जान लीजिए। दूसरा शर्त ये था कि नीतीश कुमार 130 से 140 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जबकि बीजेपी को 80 सीट देने को
तैयार थे। बीजेपी उस शर्त को मानने के तैयार नहीं था। बीजेपी ने कहा जैसे लोकसभा में 50-50 का फॉर्मूला हुआ उसी तरह से विधानसभा में भी 50-50 का फॉर्मूला होगा। लेकिन समस्या वहीं आ जाता है कि बीजेपी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा। अगर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहता तो बीजेपी शायद अब तक नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर बिहार में सरकार बना लेती। और कहानी को थोड़ा विस्तार से समझिए कि नीतीश कुमार से अमित शाह ने जनवरी में जो वादा किया उस वादे को अमित शाह नहीं निभाए। नीतीश कुमार से यह वादा किया कि हम विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करवाएंगे, फिर कहा गया कि जून जुलाई में करवा देंगे। बीजेपी की अंदरूनी टीम से मेरी बात भी हो रही थी। उस दौरान जो बीजेपी के अंदरूनी के टीम के लोग थे ये बातें कह भी रहे थे कि अगर लोकसभा में परिणाम बेहतर रहा बिहार में तब हम विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे, तब जून जुलाई में विधानसभा का चुनाव करवा लेंगे। मतलब जून जुलाई में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर यह परिस्थिति हुई कि बीजेपी जो है 250 सीट पार नहीं कर सकी। ऐसे परिस्थिति में अगर बीजेपी चुनाव करवाती है तो बीजेपी को परिणाम पता है और बीजेपी इस खतरा को उठाने को तैयार नहीं है। जेडीयू के लोगों से जब हमारी बात हो रही थी, जेडीयू के लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चौंकाने वाला फैसला आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ले सकते हैं। वो चौंकाने वाला फैसला क्या हो सकता, तो इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने 4 जुलाई तक का वक्त दे दिया। 4 जुलाई तक अमित शाह को फैसला करना है क्या वो विधानसभा को भंग करवाएंगे। अगर 4 जुलाई तक अमित शाह कोई निर्णय तक नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार अपना अगला कदम उठाएंगे और उनका अगला कदम ये होगा फिर से वो भतीजे के साथ आ जाएंगे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसलिए आए थे क्योंकि वो विधानसभा को भंग करवाना चाहते थे, जिसे शुरुआत में तो अमित शाह ने माना लेकिन अब अमित शाह नहीं मान रहे। पूरी तस्वीर को और बेहतर ढंग से आपको समझाते साथियों, पटना के डीएम को जनवरी के पहले सप्ताह में नीतीश कुमार पद से हटा दिए थे, पटना के डीएम के पद से हटा दिए थे। और जो लोग राजनीति को समझते हैं वो ये बखूबी समझते हैं कि राजधानी के स्टेट का डीएम का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है। और इसी कड़ी को आप थोड़ा विस्तार से समझिए। जिस पटना के डीएम को बदला गया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए बीजेपी के गठबंधन करने से पहले नीतीश कुमार ने पद से हटा दिया था जनवरी के पहले सप्ताह में। लेकिन अब उसी नीतीश कुमार ने एनडीए के सरकार के दौरान उसी डीएम चंद्रशेखर सिंह को एक बार फिर से पटना के डीएम बनाते हैं। पटना का डीएम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है और एक बार फिर से उन्हें पटना का डीएम बनाया जाता है। तो इस बात से आप राजनीति को समझ सकते हैं साथियों। और पटना के डीएम क्यों बनाया जाता है, तो ये एक बड़ा संकेत नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए दे दिया है। और सुनने में आया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को भी बिहार में एक्टिव कर दिया। अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पार्टी के सांसदों को तोड़ने का प्लान भी बीजेपी का है। लेकिन नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार की सियासत को जब आप समझिएगा तो वो संकेतों की राजनीति करते हैं। जब बीजेपी के साथ आना था तो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को हटा दिया गया था जनवरी के पहले सप्ताह में, और जनवरी के आखिरी सप्ताह में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले जाते हैं। अब दूसरी खबर यह है कि उसी व्यक्ति को फिर से डीएम बनाया जाता है और डीएम बनाने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तनाव है वो बखूबी आप समझ पा रहे हैं। संकेत दे दिया। संकेत क्या है कि नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि वो किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। दूसरा संकेत आपको हम बताने चाहते हैं साथियों। दूसरा संकेत जो नीतीश कुमार ने दिए वो दूसरा संकेत आपको नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन का दृश्य याद है तो याद कर लीजिए। उस नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने ये बता दिया कि मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान ही यहाँ पर क्लास शुरू हो गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो गया था। उसके अलावा नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो बिल है वो कांग्रेस के शासनकाल में पास हुआ था, वो सारी बातें बता दी। नीतीश कुमार जो है बड़े संकेत के राजनीति करते हैं और नीतीश कुमार के इसी संकेत के राजनीति का कुछ कहानियाँ मैं आपको बता देना चाहते हैं साथियों। पहली बार जब 2013 में नीतीश कुमार पलटे तब किस प्रकार से नीतीश कुमार ने संकेत दिया था थोड़ा आपको बताते हैं। उस समय नीतीश कुमार के पलटने का कारण नरेंद्र मोदी थे। वही नरेंद्र मोदी जिस नरेंद्र मोदी का नाम 2011-12 से चल रहा है, लेकिन नीतीश तब नहीं पलटे बल्कि नीतीश ने थोड़ा वक्त का इंतजार किया। और थोड़ा समझिए 2013 में जब नीतीश कुमार पहली बार पलटे तो उन्होंने किस प्रकार से संकेत दिया, क्योंकि नीतीश का राजनीति संकेतों के आधार पर होता है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी का सपोर्ट कर दिया। पहला संकेत उस समय 2013 में पलटने का दे दिया। दूसरा संकेत नीतीश कुमार ने तब दिया जब विशेष राज्य के दर्जा के लिए
नीतीश कुमार ने एक रैली बुलाया और उस रैली में बीजेपी को नहीं बुलाया। नीतीश कुमार ने पलटने का दूसरा संकेत दे दिया। उस समय नीतीश कुमार एनडीए में ही थे। एनडीए की सरकार में होने के बावजूद भी उस आंदोलन में नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाते हैं। नीतीश कुमार जब दूसरी बार पलटे तब नीतीश कुमार ने किस प्रकार का संकेत दिया वो भी जान लीजिए। नीतीश कुमार जब दूसरी बार पलटे तो सबसे पहले उन्होंने 8 नवंबर 2016 को हुए नोटबंदी के लिए केंद्र सरकार का सपोर्ट किया, जबकि पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में था। नरेंद्र मोदी के फैसलों का कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष खिलाफ था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समय नरेंद्र मोदी का साथ दिया। और दूसरा संकेत जब 2017 में नीतीश कुमार पलटने वाले थे तब दिया, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश कुमार ने जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनका सपोर्ट कर दिया और यहीं से सियासत पूरी तरह से पलट गई, यहीं से राजनीति पूरी तरह से पलट चुकी थी और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए। इसके अलावा उसी दौरान जब दूसरी बार नीतीश कुमार पलट रहे तो 2017 का ही बात आपको हम बताते हैं कि नीतीश कुमार ने नोटबंदी को सकारात्मक कहा। इसके अलावा पटना में एक मधुबनी पेंटिंग का कार्यक्रम हुआ, उसमें नीतीश कुमार जो बीजेपी का सिंबल है उसे कलर करते नजर आए और उसके बाद सियासत एक बार फिर से पलट गई। और इसी तरह के संकेत नीतीश कुमार ने तब भी दिया जब वो फिर से तेजस्वी के साथ आना चाहते थे 2022 में। 2022 में जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आने वाले थे तब नीतीश कुमार ने किस प्रकार से संकेत दिया वो भी बताते। तेजस्वी यादव ने जब ये कहा कि पलटू राम, तो इस शब्द का तब नीतीश कुमार ने बड़े प्यार से तेजस्वी को समझाया कि पलटू राम कहने का अधिकार आपके पास नहीं है, आपके पिता के पास है। नीतीश कुमार बड़े प्यार से तेजस्वी यादव को समझाए और उसके बाद जो अंदर खाना में बात चली थी इन टॉक पर मैंने तभी बताया था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और इन टॉक जब भी कोई खबर देता है तो पुख्ते आधार पर देता है और उस दौरान क्या घटनाएं घटी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ज़्यादा महत्व देने लगे और बीजेपी में रहकर एनडीए के नेताओं को धीरे धीरे साइडलाइन करने लगे। और नीतीश का राजनीतिक संकेतों के आधार पर होता है और जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार खड़े रहे। इसके अलावा के लिए दिल्ली आए तो वहां पर भी 2 शब्द कह के तेजस्वी यादव को पूरा कमाल दे दिया और तेजस्वी यादव को बोलने दे दिया। और ये वो संकेत थे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। और उस दौरान मैं इन टॉक पर बताया भी था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और इसकी प्लानिंग उस समय 2022 में अप्रैल से रची गई और इस प्लान को पूरा कब किया गया, अगस्त तक। और नीतीश कुमार ने इस बार भी एक खास प्लान तैयार कर लिया। हम 2020 के चुनाव में तब इन टॉक नहीं था, दूसरे चैनल पर मैंने बताया था कि नीतीश कुमार जो है एक चक्रव्यूह में फंस गए और नीतीश कुमार वाकई चक्रव्यूह में फंस गए थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को चक्रव्यूह में फंसा दिया, बीजेपी का इस्तेमाल किया बिहार में। पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इस्तेमाल किया, अपनी सीटें बढ़ा लिया। अब बीजेपी को नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि आपकी स्थिति अब क्या है देश की सियासत में ये बखूबी पता है। ये बातें नीतीश कुमार को भी पता था कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आता तो नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी जरूर करती। और इसमें भी आपको बता देना चाहते हैं साथियों, जैसे नीतीश कुमार पलटी मारेंगे बीजेपी का फोकस जेडीयू को तोड़ना होगा, जेडीयू के सांसदों को तोड़ने का रहेगा, जिससे बीजेपी का स्थिति मजबूत रह जाए। उधर ऐसी खबरें भी चल रही कि ओम बिरला के स्पीकर बनने के बाद बीजेपी का जो प्लान है कुछ पार्टियों को तोड़ने में, और उसमें चंद्रबाबू नायडू का पार्टी तो शामिल है लेकिन नीतीश का जेडीयू भी शामिल है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्टिव होने से पहले नीतीश कुमार अपने भतीजा के साथ चले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक मजबूत आधार नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं। और दूसरी वजह ये कहा जाए कि नीतीश कुमार का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है उस बैठक में ये तय किया जाए कि जेडीयू का अगला अध्यक्ष कौन होगा। कई लोग कह रहे थे कि संजय झा को जेडीयू अपना अगला अध्यक्ष बनाएगा, लेकिन संजय झा को राज्यसभा में नेता बना दिया गया है। संजय झा को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएगा। इसकी बड़ा कारण ये है कि संजय झा जो हैं वो प्रो बीजेपी वाले हैं, जबकि ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो प्रो आरजेडी वाले हैं। ना ललन सिंह अध्यक्ष बनेंगे ना ही संजय झा अध्यक्ष बनेंगे और अध्यक्ष अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसके पीछे की वजह है क्योंकि नीतीश कुमार आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं
और सबसे बड़ा फैसला ये है कि नीतीश कुमार अब गठबंधन से अलग होंगे, एनडीए गठबंधन से अलग होंगे और नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाएंगे। अमित शाह ने ये वादा किया था कि वो विधानसभा को भंग करवा देंगे, लेकिन अमित शाह ने वो वादा नहीं निभाया। उसके बाद नीतीश कुमार को लगने लगा कि अगर सरकार ही चलाना है तो वो तेजस्वी के साथ भी बेहतर तरीके से सरकार चला सकते हैं, तो फिर बीजेपी के साथ वो सरकार क्यों चलाए। अभी क्या चल रहा है तो ये आपको हम बता देते हैं साथियों। अभी इस समय जो खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है पलटी मारने से पहले तेजस्वी से कुछ वादा चाहते हैं। वादा क्या है तो आपको बता देना चाहते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी के सामने 3 शर्त रखे हैं। पहला कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होता है उसमें किसी प्रकार का दखल अंदाजी आरजेडी का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नीतीश कुमार जो कानून व्यवस्था है उसमें भी तेजस्वी का कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार ने तीसरा शर्त जो रखा है, कहा है कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा इसका फैसला भी नीतीश कुमार ही करेंगे। इसमें भी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। नीतीश ने चौथा जो शर्त रखा है वो ये है कि 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। अगर ये सारे शर्तें तेजस्वी यादव मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक कद है वो कम ही होगा। चौथा जो शर्त है उस बात को जान लीजिए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन तेजस्वी चाहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख करें। और जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मान रहे हैं। मैंने इंदौर पर ही बताया था, उन्हें प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर दिया गया। सारे गुनाह और खता करना चाहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते, उनके पास 16-13 सांसद हैं, उस परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री वो बनते तो कितने समय तक उस प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। नीतीश कुमार जो प्लस और माइनस है वो दोनों देखना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अकेले दम पर 100 सीटें नहीं है कि नीतीश कुमार एक लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहे। इसलिए नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाना चाहते। ऑफर उन्हें जो मिला है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उस ऑफर को नीतीश कुमार स्वीकार नहीं करना चाहते। दूसरा पहलू आप समझ लीजिए साथियों, नीतीश कुमार अगर ये चाहते हैं कि विधानसभा उनके नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ा जाए तो इसमें से तेजस्वी यादव को काफ़ी परेशानी हो सकता है। हमारे पास जो खबर है कि तेजस्वी यादव इस समय नीतीश कुमार के ये सारे शर्त मान भी ले, क्योंकि तेजस्वी यादव का असल मकसद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कुर्सी से हटाने का है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के चेहरे के दम पर 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो तेजस्वी शायद जब चुनाव आएगा तो तेजस्वी यादव भी अमित शाह बन जाएंगे और नीतीश कुमार को ये कह देंगे, चाचा हम जाते हैं, अकेले लड़ेंगे, आप अकेले लड़िए। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है। और बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत भी हुई है और ऐसी खबर है कि शरद पवार जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। शरद पवार जो है लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है, चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में है। लेकिन नीतीश के पलट जाने से नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 13 सांसद ही कम पड़ेंगे। शब्दों में कहते नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते थोड़ी सीटें घट जाएगी, लेकिन इस समय भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उस पर कोई खतरा नहीं है। तो उस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अगर वहाँ से निकलते हैं, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, तो नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा चुनौती रहेगा जेडीयू को बचाना, क्योंकि जेडीयू में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो प्रो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी सपोर्टर हैं। जेडीयू के कम से कम 8 से 10 ऐसे सांसद हैं जो हो सकता है कि जब नीतीश कुमार पलटी मारे तो वो सांसद कहीं ना कहीं जेडीयू छोड़कर बीजेपी में चला जाए। जेडीयू टूट के कगार पर भी पहुंच सकता है और बीजेपी इस बार छोड़ेगा नहीं। और बीजेपी को कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे भी नहीं छोड़ेगा। अगर नीतीश कुमार गठबंधन में भी रहते हैं तब भी बीजेपी का फोकस रहेगा नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ने का, क्योंकि बीजेपी जो है 272 का आंकड़ा अपने दम पर छूना चाहती है और उस पर बीजेपी फोकस कर रही है। किन किन दलों को बीजेपी को तोड़ना है, ऑपरेशन लोटस के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया। अब दोनों ही परिस्थिति में अगर हम देखें तो तेजस्वी के सामने जो शर्त नीतीश कुमार ने रखे, पहले की कानून व्यवस्था के मामले में कोई दखलंदाजी ना करे,
कौन से मंत्री को कौन से विभाग दिए जाएंगे, इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। तेजस्वी शुरुआत के कुछ शर्त को तो मान लेंगे, तेजस्वी ये भी मान लें कि नीतीश कुमार ही जिस मंत्री को जो मंत्रालय देना चाहते हैं वो दे, लेकिन तेजस्वी इस शर्त को नहीं मानेंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव करवाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन तेजस्वी वर्तमान में मान जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना है, लोकसभा में इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। नीतीश के आ जाने के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है उस विषय पर तो हम बताएंगे आपको 29 जून को नीतीश कुमार क्या करते हैं। लेकिन 29 जून को नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, थोड़ा समय ले रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस समय सोच रहे हैं कि एनडीए छोड़ जाने के बाद, इंडिया गठबंधन में जाने के बाद क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये बखूबी पता है कि भी जैसे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन जाएंगे, अमित शाह दिल्ली से ऑपरेशन लोटस को एक्टिव कर देंगे और पता ही नहीं चलेगा जेडीयू का आधा सांसद और आधा विधायक कब गायब हो जाए। इस बात का डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, चाहे वो जुलाई में मारे चाहे वो अगस्त में मारे। जैसा कि मैंने इन टॉक पर ही बताया, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उसी समय मैंने एक वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार जुलाई अगस्त में एक बार फिर से पलटी मारेंगे और उसी और देश का सियासत बढ़ने लगा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।